जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। इसमें साथ ही हम देखेंगे आज है 11 मई और 11 मई की सभी शिफ्टों में जो आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बने हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुंच सके। साथ ही आज है 11 मई और 11 मई में कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे आने वाले दिन में जो आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है एक बार से शेयर करेंगे और हम आपको बता दें कि आज हम जीएस जीके की श्रृंखला का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। साथ ही आपको अपनी सफलता से दूसरों का मुंह बंद करना है, किसी को कह कर के कुछ नहीं बताना है। आपसे कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बताना, बस कहना है इतना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी सफलता जो सफलता होगी वो शोर मचाएगी, कहेगी, तो पता चलेगा कि हाँ बंदा बहुत मेहनत करता था। ठीक है, तो याद रखेंगे परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जिनके ज़माने में हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सैयद वंश की स्थापना के बारे में। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी साथी 1414 में। कब हुई थी? सन 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो खिज्र खान ने की थी। किसने? खिज्र खान नामक व्यक्ति था, इसने की थी सैयद वंश की स्थापना। इससे पहले जो खिज्र खान था यह जो तैमूर सेना थी, तैमूर सेना में मुल्तान का राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो 1414 में इसने क्या की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था मुगल किससे संबंधित थे। तो साथ ही मुगलों की बात की जाए तो मुगल दो शासकों के वंशों के जो वंशज थे उनके संबंधित थे। दो शासक वंशों के वंशज थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन? मुगल थे। अगर बात की जाए माता की तरफ से साथी, तो माता की तरफ से जो मुगल थे ये मंगोल शासक चंगेज खां के वंश थे। किसके? चंगेज खां के। कहा जाता है कि जो चंगेज खां की बहन वगैरह थी, जो उमर शेख मिर्जा थे बाबर के पिता, उसी से संबंधित थी, याद रखेंगे, चंगेज खां से। तो जो बाबर था, बाबर की माता जो थी, माता मंगोल वंश के शासक चंगेज खां से संबंधित थी, जबकि पिता जो थे उमर शेख मिर्जा ये संबंधित थे तैमूर वंश के शासकों से। किससे? जो तैमूर लंग के शासक होते थे उनसे संबंधित थे उमर शेख मिर्जा, जबकि माता जो कुर्तुलुग निगार बेगम थी ये चंगेज खां से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो इनमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिया होगा, या तो मंगोल दिया होगा या तैमूर दिया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त वंश के शासक था, उसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम? माफी चाहेंगे, गुप्त वंश का शासक था। कहाँ का? गुप्त वंश का शासक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। इसने साथी की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके अलावा साथी याद रखेंगे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसमें पूछेगा आपसे, यहाँ पर बात थी नालंदा विश्वविद्यालय की, यदि पूछ ले विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या पूछ ले आपसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें, विक्रमशिला की, इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। किसने? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी कह रहा है किस राज्य की कोस्ट गार्ड को अक्टूबर 2022 में ALH MK3 हेलीकॉप्टर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ALH MK3 का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे A4 एडवांस, L4 लाइट, C4 कॉम्बैक्ट। ठीक है, और H4 हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे ALH MK3 हेलीकॉप्टर जो है ये एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसको कहाँ पर तैनाती की गई थी 2022 अक्टूबर में? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर में। कहाँ पर साथी? भुवनेश्वर में इसकी तैनाती की गई थी। और जो ये ALH MK3 हेलीकॉप्टर है ये भारत का स्वदेशी है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। प्रसिद्ध थॉमस कप साथी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बारे में बात की जाए थॉमस कप के बारे में तो ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। किसका? बैडमिंटन का। और बैडमिंटन में भी याद रखेंगे किससे संबंधित है, तो मेंस से, यानी कि पुरुष खेलते हैं इसको। ठीक है, मेंस से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात की जाए हाल ही में 2022 में जो बैडमिंटन हुआ था
इसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराकर, किसने साथी, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे थॉमस कप। इसके अलावा उबेर कप भी आपसे पूछता है, क्या उबेर कप, तो उबेर कप के बारे में याद रखेंगे, ये महिलाओं का टूर्नामेंट होता है और ये किससे संबंधित है, तो ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन आया था साथ ही शुष्क मरुस्थल से, तो याद रखेंगे विश्व का जो सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल है। कौन सा, अटाकामा। सर ये कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, इसमें एक देश है चिली, देखो कुछ इस तरह से आपका ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, इसमें यहाँ पर एक देश स्थित है चिली, और इसी चिली के जो उत्तरी भाग है, इसी चिली के उत्तरी भाग में आपका स्थित हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था लता मंगेशकर ने अपना प्रथम सॉन्ग किस भाषा में गाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। वर्ष बात है साथी 1940 की, जब लता मंगेशकर ने अपना पहला सॉन्ग गाया था। कौन सा, अपना पहला सॉन्ग गाया था, किसने गाया था, तो लता मंगेशकर ने गाया था। भाषा कौन सी थी साथी, तो मराठी भाषा में गाया था। इसके अलावा सॉन्ग का नाम पूछे तो किति हिलाल नामक सॉन्ग था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। किति हिलाल नामक सॉन्ग था, मराठी भाषा में था, 1940 के दशक में इसको गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है साथी अहमदिया आंदोलन किस राज्य में चला था, तो बात करेंगे अहमदिया आंदोलन के बारे में। इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी। सर कहाँ पर हुई थी, पंजाब के गुरदासपुर में हुई थी। कहाँ पर, पंजाब के गुरदासपुर में 1889 में साथ ही अहमदिया आंदोलन चला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो याद रखेंगे मिर्जा गुलाम अहमद नामक एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था, मुसलमानों को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कल्याणी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है। कल्याणी अम्मा साथी इनको हम शॉर्ट में कहते हैं के अम्मा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी में पूछा गया था ये वाला, के अम्मा या कल्याणी अम्मा, या फिर इनका पूरा नाम है कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही बात की जाए किस से संबंधित है, तो दक्षिण भारत का जो केरल राज्य है साथी, इस राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 1915 में इनका जन्म हुआ था, 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है लंदन ओलंपिक 2012, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। देखो अगर बात की जाए 2012 की, तो याद रखेंगे जितने पदक 2020 में भारत ने जीते हैं उनमें से अगर एक गोल्ड घटा दिया जाए तो वही पदक सेम टू सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे लंदन ओलंपिक 2012 की, यहाँ पर भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें 2 रजत, इसी प्रकार जिस प्रकार 2020 में 2 रजत हैं और आपके 2 रजत थे और 4 ब्रॉन्ज थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2 रजत 4 ब्रॉन्ज सहित 12, कुल मिलाकर 2012 के ओलंपिक में 6 पदक जीते गए थे, ठीक है। और इस दौरान बात करेंगे कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, तो भारत के 83 लोग यहाँ पर गए थे, जिसमें से 60 प्लस 23 लोग थे, यानी कि 60 आदमी थे और 23 महिलाएं थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है याओसांग फेस्टिवल मणिपुर में कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो बात करेंगे याओसांग फेस्टिवल के बारे में साथी। ये जो फेस्टिवल है याओसांग, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किस राज्य का है, मणिपुर का। इसके अलावा इसको मनाया कब जाता है, तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे ये प्रमुख त्यौहार है कहाँ का, मणिपुर का। और कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो बसंत के माह में इसको 5 दिनों तक मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल साथी, याद रखेंगे याओसांग फेस्टिवल, मणिपुर, बसंत ऋतु, 5 दिनों तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, यानी कि याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात की गई है। तो बात करेंगे इसके बारे में, तो आर्टिकल 51 भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है उनमें है आर्टिकल 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसी आर्टिकल के तहत भारत की विदेश नीति तैयार की जाती है, ये भी याद रखेंगे। विदेश नीति जो भारत तैयार करता है तो आर्टिकल 51 के तहत ही करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बात करेंगे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में साथी। ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, या फिर कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, या भारत के ही अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो एकमात्र भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी एकमात्र व्यक्ति थे जो गवर्नर रहे थे, गवर्नर जनरल रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी फसल को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को पता होगा, आंसर इसका आसान है। जूट फसल जो है इसको किस नाम से जानते हैं, सुनहरा रेशा, या फिर इसी को कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन फाइबर, ठीक है, याद रखेंगे।
और बात करेंगे जूट उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो भारत है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका बांग्लादेश है। कौन सा, बांग्लादेश। इसको याद रखेंगे, ये ज़्यादा याद रखने की बात नहीं है क्योंकि ये कभी कभी आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो जूट उत्पादन में फिलहाल भारत पहले स्थान पर है और जूट की फसल को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है झिझिया, झिझिया लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो बात करेंगे झिझिया लोक नृत्य की। ये बिहार राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र साथी, मिथिला क्षेत्र में इसको किया जाता है और दुर्गा भैरवी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुर्गा भैरवी देवी जो कि विजय की देवी है, इनसे संबंधित है झिझिया, याद रखेंगे। और कब मनाया जाता है, तो दशहरा के टाइम पर मनाया जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण के बारे में। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने इसको 1556 में, ठीक है, याद रखेंगे, 1556 में इसका निर्माण लगभग करवाया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एग्जैक्टली डेट तो नहीं है लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे, मुगल बादशाह जो सम्राट शाहजहां था इसके द्वारा इसको किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथी 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं एक साथ, इतनी बड़ी मस्जिद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नंदा देवी पर्वत किस हिमालय का भाग है, तो बात करेंगे नंदा देवी पर्वत के बारे में साथी। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत की एक पर्वतमाला है, ये भी याद रखेंगे। और कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है और गढ़वाल जिला किस हिमालय में आता है, तो कुमायूं हिमालय का भाग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इस तरह से देखा जाए तो ये लघु हिमालय का भाग है, किसका, लघु हिमालय का। अगर इस क्रम में देखा जाए ऊपर से नीचे के ऊपर तो क्रम इसका लघु हिमालय हो जाएगा, जबकि इस क्रम में देखा जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कत्थक, क्या हो जाएगा, इसका आंसर कत्थक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, मिल्खा सिंह की जो साथी आत्मकथा है इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये भारत के एक तेज धावक थे, ये भी याद रखेंगे, क्या थे, तेज धावक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और 1959 में इन्हें मिला था पद्मश्री, क्या मिला था, पद्मश्री मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी डेट क्लियर कर लेंगे, 1959 है या फिर 58 है, आप लोग इसको चेक जरूर करेंगे, हो सकता है कल आपसे एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किस लोकप्रिय लेखक नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर गायक होना चाहिए, गायक को जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सिंगर को जाना जाता है द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान, क्या हो जाएगा साथी, जो AR रहमान है इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। सर किसने कहा था इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास, तो याद रखेंगे जो टाइम्स पत्रिका है, कौन सी, एक पत्रिका है आपकी टाइम्स, ठीक है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा इनको मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये साथी कहाँ के हैं, तो ये जो AR रहमान है ये मद्रास के मूल निवासी हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है, ठीक है। और भारत के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और आपके पार्श्व गायक हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 17वीं शताब्दी में कथकली की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो याद रखेंगे कथकली के बारे में बात की जाए साथी, ये केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। इसकी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में, कब लड़ी गई थी, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था साथी 1761 में। इसमें मराठा शासक और अफगान सरदारों के मध्य हुआ था, जिसमें जीते कौन थे, तो अफगानी जीते थे, कौन जीते थे, अफगानी जीते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसी के तहत दिल्ली से मराठा साम्राज्य उखड़ गया था, ठीक है, याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात की जाए साथी तो इस समाज की स्थापना की थी 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली। देखो दादर नगर हवेली अब अलग से केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा, इसके साथ में अब कौन ऐड हो गया है, तो दमनदीप हो गया, क्या हो गया, दमनदीप हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दमनदीप इसके साथ ऐड हो गया। तो इस प्रकार से ये एक बन चुका है, दादर नगर हवेली और दमनदीप। सर ऐसा कब हुआ था, तो 26 जनवरी, याद रखेंगे 26 जनवरी 2020 को ऐसा हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, ये एक किए गए थे। इसके अलावा बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनगणत, देखो हमने कल आपको कराया था सर्वाधिक जनगणत, ठीक है, तो उसका आंसर था दिल्ली, लेकिन सबसे कम बात करेगा तो दादर नगर हवेली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था पहला आधिकारिक हैंडबॉल मैच जर्मनी में कब खेला गया था, कह रहा है जो पहला आधिकारिक हैंडबॉल मैच था ये जर्मनी में कब खेला गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। वर्ष 1917 में जनवरी में
जर्मनी में पहली बार हैंडबॉल मैच खेला गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था। बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। कौन थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम के पिता थे। साथ ही ये वही व्यक्ति थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ये इससे पहले शिवाजी की जो सेना थी, शिवाजी की जो शासनकाल था उसमें भी पेशवा के पद पर रहे थे। ठीक है, याद रखेंगे, इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी बाघ की गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा इनको साथी गृह गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गृह गुफा भी कहा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। कौन सी गुफाएं, बाघ की गुफाएं। इसके अलावा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, धार जिले में स्थित है, गृह गुफा भी कहा जाता है। बनवाया किसने था, तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच की अवधि के बारे में बात की जाए गुरु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी 90 मिनट। क्या हो जाएगा, 90 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें 45 मिनट के 2 स्लॉट खेले जाते हैं, यानी कि 2 हाफ होते हैं। इसके अलावा 5 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाता है। देखो, जब 90 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, कभी कभी इसमें एक्स्ट्रा टाइम में डिसाइडिंग गोल भी हो जाता है, जिससे टीमें मैच जीत जाती हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर किसका है। तो बात करेंगे विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है साथी, तो इसमें हो जाएगा पहले स्थान पर चीन। बात करें चावल की या फिर गेहूं की, कोई भी हो, इसमें पहले स्थान पर चीन हो जाएगा, जबकि दूसरे स्थान पर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में पूछा है, इसको याद रखेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1999 में। कब हुई थी, अप्रैल 1999 में अटल सरकार में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, किसकी सरकार थी, तो अटल सरकार थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्रामीण लोग हैं इनको स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी ओशियन क्रस्ट किससे मिलकर बनी होती है। तो बात करेंगे ओशियन क्रस्ट के बारे में। ये सिलिकॉन मुख्यतः तत्व बता रहा हूँ, इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होते हैं। कौन कौन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसके अलावा और भी तत्व होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो मेन तत्व हैं उनमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, या तो ए बी करके दोनों दिया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है टुसू पर्व झारखंड में किस महीने में मनाया जाता है। कौन सा ऐसा हिंदी महीना है जहाँ पर टुसू पर्व मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, पौष माह है, झारखंड महीना है, और इसके अतिरिक्त इसे कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। देखो, सबसे पहले टुसू पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। महीना कौन सा है, हिंदी का महीना है पौष। इस महीने में लगभग, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात की जाए तो ये दिसंबर महीना पड़ता है। कौन सा, दिसंबर माह। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, टुसू पर्व आपका झारखंड में हिंदी महीने कौन सा है, पौष माह है। इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये दिसंबर माह में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली नदियां कैसी होती हैं। तो देखो, हिमाचल प्रदेश एक लगभग हिमालय की गोद में बसा हुआ प्रदेश है, इसी कारण इसका नाम भी हिमाचल दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश है इसमें जो भी नदियां गुजरती हैं वो लगभग आपकी सदाबहार यानी कि 12 मासी नदियां होती हैं, यानी कि 12 महीने इनमें पानी रहता है। ठीक है, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगी तो ऊपर से पानी आएगा, जब ऊपर से पानी आएगा तो ये नदियां 12 महीने बहती रहेगी। ठीक है, और इनमें प्रमुख नदी कौन कौन सी है, ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज ये हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं और 12 मासी नदियां के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, चलते हैं। तो ये थी सादी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखो साथी, आज माफ़ी चाहेंगे, आपकी क्लास बहुत जल्दी में हुई है क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक पड़ोसी की शादी और वो डीजे बजा रहा है। ठीक है, इस कारण आपके लिए आवाज़ सही नहीं आ पाती, तो हमने सोचा क्यों ना क्लास जल्दी करवा दी जाए। ठीक है, तो आपसे आज के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, देखते रहिए GS Hub by DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना है। मिलते हैं कल। जय हिंद।